नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक राय आप लोगों के सामने अपने यूट्यूब चैनल अभिषेक सर ज्योग्राफी में। आज जैसा कि आप लोग मेरे सामने देख रहे हैं, हमारे गुरुजी डॉक्टर शिव प्रताप यादव सर, जो आज का विषय है, जो बीए स्तर की पढ़ाई है, उसमें तमाम विश्वविद्यालय जैसे चंद्रशेखर जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया हो, चाहे आपका महाराजा सुहेलदेव राज विश्वविद्यालय आजमगढ़ हो, इनमें जो बीए स्तर की पढ़ाई होती है उसमें ज्योग्राफी विषय में जो सेकंड सेमेस्टर का ज्योग्राफी है वो मानव भूगोल ह्यूमन ज्योग्राफी है। या छठे सेमेस्टर में जो आप भौगोलिक चिंतन का इतिहास पढ़ते हैं, उसमें एक टॉपिक है जो मानव और पर्यावरण के बीच में रिलेशनशिप बताता है। उस रिलेशनशिप के बारे में हम गुरुजी से चर्चा करेंगे कि आज उसके विषय में थोड़ा प्रकाश डालेंगे गुरुजी, और बताएंगे आप लोगों को कि ये मानव और पर्यावरण के बीच में जो रिलेशनशिप है और उसके बाद जो सारी चीज़ें आती हैं उसके बारे में एक विस्तृत चर्चा किया जाएगा। तो सर। अभिषेक जी, धन्यवाद आपके इस यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म पर आमंत्रित करने के लिए। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि मानव और पर्यावरण के बीच का जो अंतर संबंध है वह कितना पुराना है, और साथ में हमें मानव के विकास के सभी स्तरों को समझना होगा कि मानव कैसे विकास के तमाम स्तरों को पार किया। मानव आदि मानव से कैसे आधुनिक मानव में कन्वर्ट हुआ, और जैसे जैसे मानव ने सीखने की प्रक्रिया में आगे बढ़ा, वह चक्के का आविष्कार, आग का आविष्कार, और फिर उसके बाद क्रमगत उसने जो है वैज्ञानिक खोजें की, औद्योगिकरण हुआ, नगरीकरण हुआ। तो जैसे जैसे मानव जो है विकास की अवस्थाओं में आगे बढ़ा, वैसे वैसे मानव की जो विचारधाराएं थीं अपने वातावरण के साथ संबंध की, अपने वातावरण के साथ समायोजन की, अपने वातावरण के साथ कार्य करने की, वह निरंतर बदली। तो जैसे हम प्राचीन काल में मानव के विकास की अवस्था का थोड़ा सा अगर हम लोग प्रकाश डालते हैं कि जैसे प्राचीन काल में मानव भोजन संग्रह काल रहा, आखेटक मानव रहा, फिर उसके बाद जो है जैसे जैसे पौध पालन, कृषि काल तक मानव रहा। तब तक तो मानव और पर्यावरण का बीच का संबंध बहुत शानदार रहा, मधुर रहा। मानव जैसे ही वैज्ञानिक आविष्कारों के बाद औद्योगिक युग में प्रवेश किया, नगरीकरण के युग में प्रवेश किया, मानव और पर्यावरण के बीच के संबंध जो मैत्रीपूर्ण थे, जो दोस्ताना संबंध था उनका, वो धीरे धीरे बदला, और अब तो सीधे प्रतिक्रिया वाला माहौल बन गया है। तो मानव और पर्यावरण के बीच का ये जो क्रमगत विकास है, इस विकास की अवस्था में भूगोलवेत्ताओं ने इसको मूलतः तीन भागों में डिवाइड किया है। पहली है नियतवादी विचारधारा या नियतवाद, डिटर्मिनिज्म का कंसेप्ट है। दूसरा है संभववाद की विचारधारा है, जिसे पॉसिबिलिज्म कहते हैं। और तीसरा जो है नवनियतिवाद है, इसे न्यू डिटर्मिनिज्म कहते हैं। सर, जैसा कि आप तीन विचारधाराएं बताए हैं, नियतिवाद हो गया, संभववाद हो गया, या नवनियतिवाद हो गया, तो मैं चाहूँगा कि आप सर एक एक करके क्रमशः सभी विचारधाराओं पे एक प्रकाश डालिए कि बच्चे समझ सके कि ये विचारधाराएं हैं क्या। ठीक है। नियतिवाद डिटर्मिनिज्म का हिंदी रूपांतरण है। इसका जो विकास की क्रमिक अवस्था है नियतवाद की, नियतिवाद में मानव का पर्यावरण के मध्य का जो संबंध है, उसमें पर्यावरण उसके ऊपर हावी है, प्रभावी है। पर्यावरण एक कह सकते हैं, या प्रकृति एक जो है दाता की भूमिका निभाता है, और मनुष्य जो है एक पाता की भूमिका में खड़ा हुआ है। या फिर आप इसको वो ऐतिहासिक विकास की अवस्था में अगर आप जोड़ेंगे तो वही भोजन संग्रह काल है, पशुपालन का पशुचारण काल है, कृषि काल है। इस अवस्था में मानव जो है प्रकृति के द्वारा बताए गए हर निर्देश का, प्रकृति के द्वारा निर्धारित किए गए हर सीमा रेखा का अनुपालन करता है। उस सीमा रेखा के अंतर्गत रह करके वह अपना विकास करता है और समाज के विकास में अपना योगदान देता है। कुछ विद्वानों का मानना है कि मानव के विकास में भी प्रकृति का हाथ है, प्राकृतिक वातावरण का हाथ है। तो
मानव के भोजन, उसके रहन-सहन, उसके वस्त्र पे, उसके सभ्यता पे, उसकी संस्कृति पे, सब पे पर्यावरण का प्रभाव है। इस कारण कुछ लोगों या कुछ विद्वानों का ये भी मानना है कि मनुष्य प्रकृति का दास है। प्रकृति उस पर इतनी हावी है कि जैसे मौसम बदल रहा है, आप मौसम के हिसाब से जो है कपड़े बदल रहे हैं, भोजन बदल रहे हैं, रहन सहन के स्तर बदल रहे हैं, और जैसे मौसम फिर पुनः परिवर्तित हुआ तो आप जो है फिर अपने वस्त्र, भोजन, कपड़े सब बदल दिए। जैसे अभी उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं कि अभी जस्ट शीत ऋतु खत्म हुई है, ग्रीष्म ऋतु का आगमन हुआ है, तो आपने अपने सारे गर्म कपड़े वापस रख दिए और गर्मी वाले कपड़े पुनः आप प्रयोग में लाने लगे। तो यह एक कह सकते हैं आपकी नियतिवाद का, प्रकृतिवाद का एक सबसे शानदार उदाहरण है कि आप के रहन सहन का सारा स्तर प्रकृति द्वारा निर्धारित है। इसका मतलब सर हम प्रकृति को सर्वोपरि भी मान सकते हैं। हाँ, कुछ मामलों में तो हमको प्रकृति को सर्वोपरि मानना होगा। तो सबसे पहले अगर आपको इसके बारे में जानना है, नियतवाद के बारे में, कि क्या सच में प्रकृति सर्वोपरि है और मानव एक निष्क्रिय प्राणी है, तो ऐसा भी नहीं है। मानव अपने वातावरण में एक शानदार जीव है और इसने एक निश्चित दायरे में रह करके भी वह प्रकृति के साथ संघर्ष किया है, प्रकृति पर अपनी अमिट छाप छोड़ी है। जैसा कि सर कुछ चीज़ें ऐसी देखने को मिलती है कि जहाँ कुछ विद्वानों का कहना है कि जो प्रकृति है, प्रकृति का पूरा प्रभाव मानव के शरीर पे पड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल निस्संदेह पड़ा है। एक और बात है, मैं एक पुस्तक को आपको कोट करना चाहूँगा। पुस्तक है हमारे सामने युवाल नोवा हरारी की सोपियंस, मानव जाति का संक्षिप्त इतिहास। कभी मौका मिले तो पढ़िएगा। इन्होंने इसमें बताया है कि मानव भी पृथ्वी पर अन्य जीवों के समान एक जीव था, लेकिन मानव ने अपने प्रकृति के साथ समायोजन करके, अपने प्रकृति के साथ संघर्ष करके किस प्रकार एक साधारण जीव से इस पृथ्वी का एक सबसे सशक्त और मजबूत जीव की भूमिका निभा रहा है। तो यह मानव के विकास की अवस्था है। लेकिन अगर आप और हमको चर्चा करना है नियतवाद पर, तो हमको जाना पड़ेगा उन विद्वानों की विचारधाराओं के पास जो प्राचीन काल में थे। जी। जैसे यूनान में, रोम में। जैसे यूनान और रोम का क्रमशः मतलब ये है प्राचीन काल में कि भूगोल की विकास की अवस्थाएं जिस क्रमगत अवस्था में विकसित हुई हैं, जैसे क्रमशः यूनान में, फिर रोम में, फिर अरब में, फिर अरब के बाद चला आया जो है सीधे जर्मनी में। तो नियतवाद की विचारधारा को समझने के लिए हमको दो भागों में डिवाइड करना पड़ेगा। पहला बात कि प्राचीन काल में नियतवाद, और दूसरा होगा आधुनिक काल में नियतवाद। तो प्राचीन काल में नियतवाद के अंतर्गत सबसे पहले हम चर्चा करेंगे यूनान के विद्वान। जी। तो प्राचीन काल में वैज्ञानिक आविष्कार कम थे, लोग प्रकृति पे निर्भर थे। तो उस समय के जो विद्वान हैं उनकी विचारधाराओं में प्रकृति ही सर्वोपरि। उसका उदाहरण है जैसे अरस्तु अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में उन्होंने बतलाया है कि यूरोप का जो शीत प्रधान क्षेत्र है, यहाँ के लोग बहुत कर्मठ होते हैं। शीतोष्ण प्रदेश के लोग उससे थोड़ा सा कमजोर होते हैं, लेकिन उष्ण प्रदेश के जो लोग होते हैं वो शारीरिक रूप से अन्य दो प्रदेशों की अपेक्षा बहुत ज़्यादा कमजोर होते हैं। यही कारण है कि शीत प्रदेश के लोग बलिष्ठ होते हैं और इन पर जो है हमेशा वैचारिक रूप से हावी होते हैं। हावी। इसके अलावा एक रोम के विद्वान हैं स्ट्रेबो। स्ट्रेबो ने रोम साम्राज्य के उत्थान और पतन पर भी भौगोलिक प्रभाव का अध्ययन उन्होंने कर डाला। सर जैसे विस्तार से सर इसको बताइए, कुछ रोचक लग रहा है ये बात। हाँ, जैसे रोचक का मतलब कि थोड़ा सा हम इसको आधुनिक काल के एक विद्वान हैं अमेरिकी हटिंगटन, एल्वर्थ हटिंगटन। हटिंगटन के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो उनकी एक पुस्तक है सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट। उन्होंने लिखा है उसमें कि जैसे जैसे जलवायु कटिबंधों के अनुसार बेहतर जलवायु क्षेत्रों का निर्माण हुआ, वैसे वैसे सभ्यताएं विकसित हुई। जब जब जलवायु कटिबंध में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ
नदियाँ अपना मार्ग बदल दी, वहाँ पे कुछ स्थानीय पवनों का विस्तार हुआ, मरुस्थलीकरण बढ़ गया। सभ्यता पे जलवायु का प्रभाव पड़ा। हाँ, तो सभ्यताओं का पतन हो गया। इसमें आप एक एग्जाम्पल सिंधु घाटी सभ्यता का भी देख सकते हैं। आप कुछ विद्वानों को जानते होंगे जिन्होंने बताया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का सबसे बड़ा कारण क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट का या फिर जलवायु का परिवर्तन रहा है। तो रोम साम्राज्य के साथ भी यही हुआ। रोम साम्राज्य में जैसे जैसे जलवायु बदली, या फिर आप तो क्रमगत क्रमशः जानते होंगे कि पृथ्वी एक क्रमिक गति से शीत शीतकाल से। शीतकाल से या फिर इसे कह सकते हैं कोल्ड एज से हॉट एज की तरफ मूव करती है, और हॉट एज से कोल्ड एज की तरफ मूव करती है। तो ऐसा भी मान सकते हैं कि जब उस प्रदेश में जलवायुगत समानता बेहतर थी तो रोम का विकास हुआ, और जैसे जैसे कटिबंध बदले, हॉट एज आया, गर्म युग आया, तो यूरोप की तरफ ट्रांसफ़र होते गए कटिबंध, बेहतर जलवायु के कटिबंध, तो लोग ट्रांसफ़र होकर के यूरोप के अन्य प्रदेशों में फैल गए। सर कुछ चीज़ें जाननी है जो बच्चों को भी जानना होता है, हमेशा इनके ऊपर अंदर ये चीज़ें जाननी होती है कि जैसे विचारधाराएं हैं, तो इन विचारधाराओं की उत्पत्ति कब हुई, कहाँ हुई। जैसे आपने दो भागों में डिवाइड कर दिया कि प्राचीन भूगोलवेत्ताओं के अनुसार या आधुनिक भूगोलवेत्ताओं के अनुसार। तो ये नियतिवाद विचारधाराओं का जो नियतिवाद मूल शब्द है, ये सर कहाँ से ओरिजिन हुआ और इसको मानने वाले कौन कौन से लोग थे और क्या क्या कहा। नियतिवाद को अंग्रेजी में डिटर्मिनिज्म कहते हैं, जिसे कुछ लोग प्रकृतवाद भी कहते हैं। जी। इसमें मूलतः विद्वानों का यह मानना है कि प्रकृति के जो आदेश होते हैं, वो अगर आप उसको निसंदेह रूप में स्वीकार कर लेते हैं तो वो प्रकृतवाद, प्रकृति के आप समर्थक माने जाएंगे। आपने प्रकृति की अधीनता स्वीकार कर ली कि प्रकृति सर्वोपरि है, और उसके बाद मानव का दूसरा स्थान आता है। तो रही बात इसके ओल्ड स्टेज और न्यू स्टेज के क्लासिफिकेशन की, तो जैसे यूनान और रोम के पतन के बाद यूरोप में जो है एक अंध युग आता है। जी। उस समय भूगोल का विकास मुख्यतः कह सकते हैं आपकी अरब के देशों में होता है, और अरब के देशों में भूगोल का विकास में कोई नई खोजें नहीं हुई, नई प्रकार के जो है कह सकते हैं आपकी आविष्कार नहीं किया गया जिससे कि भूगोल का और क्रमशः आगे बढ़ाया जाए। लेकिन रोम और यूनान में जो खोजें, जो आविष्कार, जो वैज्ञानिक चीज़ें विकसित हो गई थी, इन लोगों ने उसको अरबी में और फारसी में अनुवाद करके पुस्तकों के रूप में उन ज्ञानों को सुरक्षित रखा। लेकिन जब क्रमशः यूरोप में फिर पुनर्जागरण काल आया, तो यूरोप के लोगों ने इन अरबी और फारसी की पुस्तकों को फिर जो है यूरोपीय अन्य भाषाओं में, जैसे अंग्रेजी में, स्पेन में, फ्रांसीसी में, जर्मन में उसको ट्रांसलेट करवाया। फिर ट्रांसलेट करवाने के बाद जो है उनके पास वो पुराने ज्ञान जो रोम और यूनान में थे, लोग लगभग भूल चुके, वो पुनः यूरोप में फिर पहुंच गए। तो इस प्रक्रिया से अरब से पहले वाले को आप प्राचीन मान सकते हैं, और अरब के बाद वाले का जो विकास की अवस्था पुनर्जागरण काल के बाद आती है, उसे आप आधुनिक युग मान सकते हैं। नियतिवाद के विकास के संदर्भ में और भी तो वर्गीकरण की प्रक्रिया में अलग अलग हैं कि कब प्राचीन है, कब मध्य है, लेकिन इसमें नियतवाद के विकास की अवस्था में आप उसको इस आधार पर दो डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि रोम और यूनान के बाद जब अरब में भूगोल का विकास हुआ, तो अरब में भी कुछ ऐसे विद्वान पैदा हुए जिन्होंने जो है नियतवाद पे अपना काफ़ी अच्छा विचार रखा। जैसे अल इदरीसी, अल बरूनी, भारत के संदर्भ में इनकी जो विचारधाराएं हैं, जो पुस्तकें हैं, जैसे अल बरूनी की किताबुल हिंद है, उसने सबसे शानदार तरीके से भारत के मौसम के बारे में रिप्रेजेंट किया। मानसून शब्द के बारे में या मानसून की उत्पत्ति के बारे में अल बरूनी सबसे शानदार तरीके से रिप्रेजेंट किया और लोगों को बताया। और यह जो मौसम शब्द है या फिर मानसून शब्द है, वह अल बरूनी के द्वारा प्रयोग में लाए गए मौसीम का ट्रांसलेशन, ये निकल करके उससे कह सकते हैं आपकी परिष्कृत होते हुए, शुद्ध होते हुए वर्तमान स्टेज में मानसून के रूप में आया है। तो उसके अलावा कुछ और थे, जैसे रहमरमुजी,
हिंद के करिश्मे उनकी एक पुस्तक है। उस पुस्तक के ने भी भारत के संदर्भ में कुछ बहुत बेहतर नॉलेज दिया। उस समय के लोग किस तरीके से प्राकृतिक पद्धतियों के आधार पर अपना जीवन यापन करते थे। लेकिन जब अरब का पतन हुआ और यूरोप में पुनर्जागरण हुआ, तो सबसे पहले यूरोप में भूगोल के विकास का जो एक शानदार सिलसिला शुरू हुआ वो जर्मन में। जर्मन से। जर्मन में जी। और जर्मन में एक विद्वान आते हैं डार्विन। डार्विन ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो है। हाँ हाँ, डार्विन। डार्विन की एक पुस्तक है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जैसा कि आपने बताया है, यह जी। करीब 19वीं शताब्दी के मध्य में प्रकाशित होती है। जी। उन्होंने बताया कि एक जीव का विकास अपने पर्यावरण के साथ समायोजन के फलस्वरूप होता है। जी। उसी के बाद या उसी के समकक्ष स्पेंसर आते हैं, हर्बर्ट स्पेंसर। जी। उन्होंने एक सिद्धांत दिया, फिटेस्ट ऑफ सर्वाइवल। इस पृथ्वी पर फिट वही है, सॉरी, जो सर्वाइव कर लेगा वही फिट है। सर यहाँ मैं थोड़ा रोकना चाहता हूँ आपको सर्वाइवल और फिटनेस सर जो है जो सर्वाइव वही कर पाता है जो फिट है। हाँ। जैसे सर अभी बहुत चर्चित मूवी है सर, आप जानते होंगे, 3 इडियट। तो उसमें बोला जाता है कि ज़िंदगी एक रेस है, अगर तेज भाग सको तो आप सर्वाइव कर पाएंगे, नहीं तो आपको कुचल दिया जाएगा। तो वो विचारधारा शायद नियतिवाद से मिलती जुलती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नियतिवाद की विचारधारा तो आज भी हम पर कायम है। जी। आज भी हम प्राकृतिक पर्यावरण की तुलना जो है किसी और से नहीं कर सकते। उसी में तो बाद में आकर के नवनियतिवाद को जोड़ दिया गया। अब जैसे ये भी कहा जाता है कि जर्मन में जो भूगोल का एक क्रमगत विकास हुआ, डार्विन के बाद जो है हैकल आए। हैकल साहब ने क्या किया कि इन्होंने सीधे जो है इकोलॉजी सिस्टम का डेवलप किया। इनके द्वारा जो बनाया गया सिद्धांत था वो इकोलॉजी था। उन्होंने बताया कि मनुष्य जो है परिस्थितियों का दास है। जी। या फिर मनुष्य का जो विकास होता है वो परिस्थितियों के अंतर्गत होता है और मनुष्य क्रमगत जो है परिस्थिति के संदर्भ में रह करके ही अपना विकास करता है। अब उसके बाद भूगोल के 2 स्तंभ आते हैं, हम्बोल्ट और रिटर। जी। उनके बगैर तो भूगोल अधूरा है। हम्बोल्ट साहब प्रकृतवादी हैं, रिटर भी प्रकृतवादी हैं, लेकिन दोनों की कार्यशैली अलग है, दोनों के कार्य करने के तरीके अलग हैं। जैसे हम देख लेते हैं इसमें, हम्बोल्ट की जो मूल विचारधारा है वह वैज्ञानिकता के साथ साथ वह तार्किक है। उनकी पुस्तक जो कॉस्मोस है, उस कॉस्मोस में वो संपूर्ण ब्रह्मांड में प्रकृति की एक रूपता की बात करते हैं। वो कहते हैं कि जहां भी मैं गया वहां सब में एक रूपता पाई जा रही है। जैसे उनको अपने समय का सबसे बड़ा घुमक्कड़ विद्वान भी कहते हैं, और ये ऐसा विद्वान था जिसने अपने खोज के लिए, अपनी घुमक्कड़ की प्रक्रिया के लिए, या अपने परिवार के द्वारा जो है इसको निकाला भी गया, इसके घरे वाले इसको निकाल दिए, बहुत घुमक्कड़ है, जितनी प्रॉपर्टी बनाई गई हमारे पूर्वजों के द्वारा ये सब बर्बाद कर देगा। और वास्तविकता भी ऐसी थी कि उन पे भूगोल का इतना ज़्यादा असर था, और इन नई चीज़ों को देखने के लिए और नई जगहों पर घूमने के लिए, उनको महसूस करने के लिए कि ये एकदम निकल पड़ते थे किसी कार्य करने के लिए। तो इनकी जो अध्ययन पद्धति थी यह मूलतः प्रादेशिक थी, और प्रादेशिक पद्धति के आधार पर वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रकृति में पाई जाने वाली जो एकता थी, उस एकता पे इन्होंने अध्ययन किया। और इन्होंने बताया कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर सब में मुझे सिर्फ एकता नजर आती है, और वह एकता नियतिवाद के कारण निर्धारित थी। इसके बाद एक विद्वान है जिनका नाम आप जानते हैं, कार्ल रीटर। कार्ल रीटर साहब जर्मन के प्रमुख विद्वान हैं। यह ईश्वरवादी विचारधारा के समर्थक हैं और यह नियतवाद के प्रबल समर्थकों में माने जाते हैं।
हाँ, थोड़ा सा देरी। रीटर की एक पुस्तक है, जानते हैं रीटर की पुस्तक? ध्यान नहीं पड़ा सर। अर्ड कुंडे, हाँ, आर्ट सर। मतलब इसका है भूविज्ञान, पृथ्वी का विज्ञान है। इसमें भी इन्होंने हर जगह, चूंकि ये थोड़ा ईश्वरवादी विचारधारा के समर्थक थे, इनका मानना था कि पृथ्वी पर ईश्वर ने एक निश्चित उद्देश्य के लिए मानव को भेजा है और पृथ्वी का निर्माण भी एक निश्चित उद्देश्य को ध्यान में रख करके किया है। तो हर जगह इनको भी प्रकृति के दर्शन होते हैं, प्रकृति के आधार पर हर जगह मानवता की बात करते हैं, लेकिन साथ में यह प्राकृतिक शक्तियों को सर्वोपरि मानते हैं और सर्वोपरि के साथ ये बात करते हैं प्रकृति में पाए जाने वाले तत्वों की, और उन तत्वों का अध्ययन क्रमबद्ध विधि से करने की बात करते हैं। इनके बाद आते हैं एक विद्वान है जर्मन के, रेटजेल जी। फ्रेडरिक रेटजेल। फ्रेडरिक रेटजेल अपने समय के सबसे शानदार विद्वान, जी। सबसे बड़े विद्वान हैं। जी। इनकी पुस्तक है एंथ्रोपोजियोग्राफी, जिसे एंथ्रोपोजियोग्राफी। हाँ, एंथ्रोपोजियोग्राफी। जी। ऐसा है कि इसका नाम हिंदी में मानव भूगोल। अच्छा, मानव भूगोल। तब ह्यूमन ज्योग्राफी नहीं थी। अच्छा, एंथ्रोपोजियोग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी शब्द का की खोज ही नहीं हुई थी। अच्छा। वो खोज की एक प्रक्रिया थी, अच्छा। इसलिए जो है एंथ्रोपोजियोग्राफी नाम से जो है इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी। लेकिन बाद में जब मानव भूगोल के लिए जो है अंग्रेजी में ह्यूमन ज्योग्राफी शब्द की खोज हो गई, तो उनके लिए भी ह्यूमन ज्योग्राफी ही नाम दिया जाता है, और हिंदी में एंथ्रोपोजियोग्राफी को भी मानव भूगोल ही कहा जाता है। जी। एंथ्रोपोजियोग्राफी में इन्होंने क्रमशः मानव के विकास की अवस्थाओं का अध्ययन किया कि मानव कैसे शीत प्रदेशों में, शीतोष्ण प्रदेशों में, उष्ण प्रदेशों में निवास करता है, इसके कार्य करने के तरीके क्या हैं अपने अपने जलवायु प्रदेशों में, और पठारी प्रदेश का मानव, मैदानी प्रदेश का मानव, समुद्र के तटवर्ती क्षेत्रों का मानव किस प्रकार से पर्यावरण के साथ अपना संबंध स्थापित करता है और कैसी क्रियाएं करता है। जी। यह अपने समय के सबसे शानदार विद्वान थे। इस कारण इनकी एक परम शिष्या थी एलन चर्चिल सेम्पुल। जी। एलन चर्चिल सेम्पुल मूलतः अमेरिकी विद्वान थी। जी। लेकिन इनके गुरु थे रेटजेल साहब। तो रेटजेल के विचारधारों से सेम्पुल इतनी ज़्यादा प्रभावित थी कि रेटजेल साहब की जो विचारधारा थी सहस्र उसको स्वीकार कर लेती थी। पहले तो सेम्पुल ने सोचा कि मैं रेटजेल की जितनी पुस्तकें हैं उनको जर्मन से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करती हूँ, लेकिन फिर इनको लगा कि नहीं, कुछ अपना करना चाहिए। जी। तो इन्होंने अपने पुस्तकें लिखी, और उन अपनी पुस्तकों में नियतिवाद के इतने शानदार उदाहरण प्रस्तुत किए, प्रकृति और मानव के बीच के संबंधों का इन्होंने इतना शानदार तरीके से रिप्रेजेंट किया, वो भी उदाहरण के साथ, कि आज भी वो बहुत शानदार तार्किक है। जी। जैसे एक उनका एक कोटेशन है, उनकी पुस्तक से लिया गया है। वो पुस्तक है उनकी कि वातावरण का भौगोलिक प्रभाव। उन्होंने उसमें लिखा कि मनुष्य इस पृथ्वी की उपज है। जी। वह इसकी धूल का एक कण मात्र नहीं है, बल्कि प्रकृति ने उसको पाला है, उसका पोषण किया है, उसकी बुद्धि को कुशाग्र बनाया है, और मनुष्य के सामने प्रकृति ने स्वयं कुछ समस्याएं उत्पन्न की हैं।
जी। और मनुष्य उस समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रकृति ने मानव के कान में उसका हल भी बता दिया है, संकेत दे दिया। संकेत दे दिया है, जी। ताकि मनुष्य उन कार्यों को करे और अपने भौगोलिक वातावरण के साथ वो समायोजन कर सके। उदाहरण के लिए, जैसे उसने बताया कि पर्वतीय प्रदेशों में रहने वाला जो मानव होगा हुँ, उसके जंघें मजबूत होंगे, क्योंकि उसके पर्वत की ढलानों पे चढ़ना है, हुँ, चढ़ने से उतरने से उसकी जंघें मजबूत होते हैं। समुद्र के तटवर्ती क्षेत्रों में रहने वाला जो मानव है हुँ, उसकी बाजू और उसके सीने, चेस्ट मजबूत उसके होते ज़्यादा हैं। मजबूत होते हैं, ताकि वो समुद्रों में ले जाने वाली नावों के खेल सके। पतवार को या फिर नाव को खींच सके। जी। मैदानी क्षेत्रों में या मैदानी क्षेत्रों के संदर्भ में संकुल के बड़े अटपटे विचार थे, जिसके हम लोग समर्थन तो नहीं करते हैं, लेकिन मानना पड़ेगा, जी। क्योंकि हम लोग मैदानी क्षेत्रों में निवास करते हैं। सैंपल कहती है कि मैदानी क्षेत्रों में रहने वाला जो मानव है, यह प्रकृति के द्वारा निर्मित एक उपजाऊ मैदान को प्राप्त करता है, जिसमें आसानी से खेती की जाती है। हाँ। और वह आसानी से खेती करने के बाद कुछ अपने मतलब 1 वर्ष तक जीवन यापन के लिए हुँ, अन्न का उत्पादन कर लेता है, इसलिए यह भाग्यवादी होता है, हुँ। कमजोर होता है, कामचोर होता है। ठीक, जैसे हम अपने यहाँ भी ये चीज़ें थोड़ा मोड़ा देख सकते हैं कि हम लोग मानसून पे पूर्णतः निर्भर हैं, जी। खेती की उत्पादकता पे निर्भर हैं। वर्षा होगी तो शानदार फसलें होंगी, हुँ, वर्षा नहीं होगी तो फसलें प्रभावित होंगी। लेकिन फिर भी वर्तमान समय में जो वैज्ञानिक आविष्कार हुए हैं, जो उर्वरक आए हैं और जो भी कीटनाशक दवाएं हैं, जी। हम उनके आधार पे इस विचारधारा को थोड़ा सा हाँ, बैक करते हैं। हाँ। लेकिन फिर भी ये विचारधारा उस समय विकसित है जब ये आविष्कार नहीं थे। जी। अब सैंपल के बाद क्रमशः भूगोल के विकास में आते हैं हटिंगटन। जी। यह एक अमेरिकी विद्वान है और इन्होंने भूगोल के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। पहले ये संभववादी विचारक थे, जी। लेकिन बाद में जब इन्होंने विश्व भ्रमण किया और भूगोल को काफ़ी अच्छे तरीके से समझा, वातावरण और पर्यावरण के साथ साथ उसमें इन्होंने मानव के क्रियाकलापों को जब समझा, तो इनकी विचारधाराएं परिवर्तित हुई और ये जो है धीरे धीरे संभववाद से नियतवाद की तरफ मूव करने लगे। तो इस प्रक्रिया में इनकी कुछ पुस्तकें हैं, आप उसको देख सकते हैं। आगे जो है यहाँ बताना थोड़ा सा ठीक है। मुश्किल है क्योंकि समय कम है। जी। तो इनकी सबसे शानदार पुस्तक है सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट, मेन स्प्रिंग्स ऑफ सिविलाइजेशन। तो इन्होंने अपनी जो पुस्तक है सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट, उन्होंने एकदम स्पष्ट रूप से बताया है कि जलवायु के बेहतर समायोजन के साथ ही सभ्यताओं का विकास होगा। अगर जलवायु के कटिबंध बदलेंगे तो सभ्यताओं का पतन होगा, और जहां पर मानव के विकास के लिए बेहतर जलवायु प्रदेश विकसित होंगे, वहां पर मानव की नई सभ्यताएं विकसित होंगी। उसके उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करते हैं कि जैसे सिंधु। नील नदी घाटी की सभ्यता, जैसे नील नदी सूखने मिस्र लगी। सभ्यता। हाँ, मिस्र की सभ्यता, जी। नील नदी की घाटी सूखने लगी तो मरुस्थल का वहाँ पे आगमन हुआ, तो एक बड़ा समूह मानव का उस स्थान को छोड़ करके अन्य स्थानों की तरफ मूव किया। मेसोपोटामिया की सभ्यता मरुस्थलीकरण का शिकार हुई। सिंधु घाटी की सभ्यता, जैसे जैसे जो है मौसमगत परिवर्तन हुए, जलवायुगत परिवर्तन हुए, नदियों ने अपना मार्ग बदल दिया, ये सभ्यताएं का पतन हुआ। पो नदी की सभ्यता का पतन हुआ। और इस तरीके से जैसे जैसे जलवायु बदले, जैसे जैसे प्राकृतिक तत्वों का हरासमेंट हुआ, वैसे वैसे मानव का जो समूह था एक सभ्य क्षेत्र को छोड़ करके अन्य क्षेत्रों में जा करके विकसित हुआ। सर जैसा कि तमाम चीज़ें आपने बताया, तो आपने बताया कि एंथ्रोपो से ही मानव भूगोल का अध्ययन शुरू हुआ। हम्म। तो सर जैसा कि हम एंथ्रोपो ज्योग्राफी से ही मानव भूगोल का अध्ययन शुरू हुआ है, तो क्या हम रेटजेल को मानव भूगोल के पिता के रूप में देख सकते हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। रेटजेल ही
मानव भूगोल के पिता है, हाँ, एकदम कंफर्म है। और इसलिए कंफर्म है कि सबसे पहले उन्होंने मानव का पर्यावरण के साथ समायोजन के साथ साथ मानव के ऊपर एक विस्तृत पुस्तक लिखी, जी, जिसमें मानव के तमाम अ, जो प्रसार है अन्य महाद्वीपों में भी, उन महाद्वीपों के वितरण, उनकी जलवायु, उनके कटिबंध, उनके कार्य, उनके प्रकार, सब पे एक कह सकते हैं आपकी विस्तार से वर्णन किया। सर ये भी सुनने में आता है कि जो एंथ्रोपोज्योग्राफी है, वो डार्विन की जो पुस्तक है जीवों की उत्पत्ति, उसका भी प्रभाव पड़ा है? हाँ, अच्छा, एक बात और है, मैंने आपसे पहले कहा है हाँ, कि रेटजेल अपने समय के शानदार विद्वान थे। जी, तो रेटजेल इनडायरेक्ट जो इनके मानव के विकास की अवस्थाओं का क्रमिक अध्ययन किया, वो डार्विन से तो प्रभावित थे ही, जी, लेकिन आने वाले लगभग जर्मन के अधिकांश विद्वान और यहाँ तक जर्मन की तानाशाही की व्यवस्था के हिटलर साहब भी जी, रेटजेल से प्रभावित रहे। जी, आप जब आगे थोड़ा पढ़ेंगे तो रेटजेल की एक और पुस्तक है पॉलिटिकल ज्योग्राफी, राजनीतिक भूगोल। जी, ये राजनीति भूगोल के भी पिता हैं। अच्छा, और इन्होंने सबसे पहले विश्व की भू सामरिकी और भू राजनीति पे चर्चा की। जी, वहीं से निकल करके जेलेन आते हैं, कार्ल हाउसोफर आते हैं, और वहीं से आकर के जियो पॉलिटिक्स का जन्म होता है। और जियो पॉलिटिक्स के जन्म के बाद वही चीज़ें जब आगे बढ़ती हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं कि नियतवाद की जो चरम अवस्था थी, जब वो क्रमशः कन्वर्ट होते हुए रेटजल से आती हैं हिटलर तक, और वही नस्लवाद का रूप लेती हैं और द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बनती हैं। ठीक है। सर जैसा कि नीतिवाद पे भी चर्चा हुआ और सारे पहलुओं को आपने अच्छे से बताया, तो वर्तमान समय में सर इस नीतिवाद की सार्थकता कहाँ तक देखी जा सकती है? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जी, या फिर उससे पहले ही, जब वैज्ञानिक आविष्कार होने लगे, जी, इंजन का आविष्कार हुआ, नदियों पे पुल बनाए जाने लगे, रेलवे का विकास हुआ, जी, तो लोगों को लगने लगा कि मानव भी इस पृथ्वी पर एक सशक्त प्राणी है। जी, वह भी प्रकृति में परिवर्तन कर सकता है और प्रकृति को अपने हिसाब से ढाल सकता है। जैसे मानव ने जंगलों को काट करके खेत में तब्दील कर दिया, नदियों पे पुल बना दिए, जमीन के अंदर जो खनिज पदार्थ थे उनको खोद करके निकाला। इंजन के आविष्कार के बाद जो है, उन्होंने समुद्रों में बड़े बड़े जलयान बनाए जो इंजन के से दौड़ते थे। स्थल भाग पे रेलवे लाइनें बिछाई गई, एक स्थान दूसरे स्थान पे जाने के लिए काफ़ी आसान प्रक्रिया हो गई। तो लोगों को अब ये लगने लगा कि प्रकृति के साथ साथ मानव भी एक महत्वपूर्ण तत्व है, तो ये एक्सेप्ट किया जाने लगा। लेकिन जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ और जर्मन का पतन हुआ, तो यह विचारधारा लगभग समाप्त होने की कगार पे हो गई, क्योंकि मूलतः लोगों का यह मानना था कि जो नियतवाद की आधुनिक विचारधारा थी जी, वो जर्मन में विकसित हुई, और इसका परिणाम जो था वो द्वितीय विश्व युद्ध के रूप में आया। जी, तो ये तो इसका एक पहलू था, लेकिन दूसरा पहलू ये भी था कि जो वैज्ञानिक आविष्कार हुए, इन आविष्कारों के बाद लोग अब धीरे धीरे एक्सेप्ट करने लगे थे कि मनुष्य भी एक सशक्त प्राणी है, और वह अपने पर्यावरण के साथ समायोजन भी करता है और संघर्ष भी करता है, और संघर्ष करने के बाद वह उसमें कुछ परिवर्तन भी करता है, और मानव ने किया, बहुत शानदार परिवर्तन किया। तो वर्तमान समय में अगर इसकी हम प्रासंगिकता की बात करें, तो अब उतनी कट्टर प्रासंगिकता तो नहीं रह गई है जितनी प्रासंगिकता जो है रोम में और यूनान में थी, या फिर जर्मन के जो अ, कह सकते हैं आपकी वैज्ञानिक आविष्कार के पहले के जो विद्वान थे, जो उन्होंने बतलाया, जी, उतनी प्रासंगिकता तो नहीं है, क्योंकि मानव के पास उस समय इतने वैज्ञानिक आविष्कार नहीं थे, उतनी जो है तकनीकी का विकास नहीं था, तो मानव पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर था। जी, लेकिन वर्तमान समय में मानव ने कुछ अच्छे कार्य या तकनीकी युक्त कार्य करके जो है प्रकृति से निर्भरता कम की है। लेकिन हम ये भी एक्सेप्ट करते हैं कि हम पूर्णतः प्रकृति से स्वतंत्र भी नहीं,
हम प्रकृति के द्वारा प्रभावित हैं, प्रकृति के द्वारा नियंत्रित नहीं है। हम प्रकृति के द्वारा पूर्ण रूप से प्रभावित हैं, उसके प्रभाव में रह करके किसी भी प्रकार का कार्य करते हैं।